नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपने बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करते थे। गौतम अदानी अहमदाबाद में अपना माल बेचने साइकिल से घर घर जाया करते थे। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके करीबी दोस्त माने जाने वाले गौतम अदानी दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। गौतम अदानी की संपत्ति में आए इस जबरदस्त उछाल को अक्सर उनके आलोचक नरेंद्र मोदी की सियासी तरक्की के साथ जोड़ते हैं। पहले वो गुजरात के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने, फिर भारत के। उनके आलोचकों का दावा है कि नरेंद्र मोदी से नजदीकी के कारण गौतम अदानी की असाधारण तरक्की हुई और वो बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। गौतम अदानी रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड के नाम से अदानी की जीवनी लिखने वाले मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर आर्यन भास्कर कहते हैं कि गौतम अदानी का जन्म एक सीमित संसाधनों वाले परिवार में हुआ था। गौतम अदानी की तरक्की का ये सफर बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो है, लेकिन उनकी प्रगति विवादों से भी घिरी है। भारत के मीडिया और विपक्ष का एक तबका बार बार गौतम अदानी पर यह आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने कारोबार चमकाने के लिए सरकार में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उद्योग लगाने के लिए कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मामूली कीमत पर जमीनें हासिल की। हालांकि गौतम अदानी ने इन सभी आरोपों को कई बार बेबुनियाद बताया है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर अदानी की कंपनियां भारत की शीर्ष की कंपनियों की कतार में कैसे खड़ी हो गईं? बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि कॉलेज के पहले साल के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अदानी ने बड़े बड़े ख्वाब देखे और भारत के पहले सेंट्रिबिलियनर यानी $100 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाले उद्योगपति बन गए। इसके अलावा हाल के वर्षों में जिस तरह अदानी समूह की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं, उसकी वजह क्या रही है? 31 दिसंबर 2019 को अदानी समूह की कंपनियों की मार्केट कैपिटल 2 लाख करोड़ रुपए थी, जो सितंबर 2022 में तेजी से उछलकर 20.74 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी, यानी 2019 से 2022 के बीच 10 गुना बढ़ोतरी। जब गौतम अदानी 15-16 बरस के थे तो वो पहले साइकिल से और फिर स्कूटर से कपड़े बेचने जाया करते थे। उम्र के उसी दौर से गौतम अदानी के दोस्त रहे गिरीश भाई अदानी को वो दिन अभी तक याद हैं। गिरीश भाई बताते हैं, उन दिनों गौतम अदानी किसी फेरी वाले की तरह साइकिल से कपड़े बेचने घर घर और दुकान दुकान जाया करते थे। वो बहुत मेहनती थे। गौतम अदानी की इस जमीनी शुरुआत के सबूत आज भी अहमदाबाद के पुराने शहर में मिल जाते हैं। उनके पिता की दुकान अदानी टेक्सटाइल्स के बोर्ड को जंग भले लग गया हो, लेकिन वो अभी बचा हुआ है। स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि अदानी परिवार ने इस दुकान को अपने पास ही रखा है। गौतम अदानी के पिता की ये दुकान अहमदाबाद के बेहद भीड़ भरे बाजार में है, जहां कपड़ों और साड़ी की दुकानों की भरमार है। इस व्यस्त बाजार में अदानी के नाम से कई और दुकानें भी हैं, जिनमें से कुछ तो नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक अदानी परिवार से नहीं है। आसपास के दुकानदारों ने हल्की फुल्की बातचीत के दौरान दार्शनिक अंदाज में कहा, इस बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं। इनमें से कई तो उस वक्त की हैं जब गौतम भाई कपड़े के कारोबारी थे। उस समय किसी को ये कहाँ पता था कि अगले 3-4 दशकों में हमारे बीच का एक दुकानदार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। गौतम अदानी अपने लगातार फैलते हुए कारोबारी साम्राज्य को अहमदाबाद स्थित मुख्यालय से चलाते हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड अदानी की 7 कंपनियों का बाजार मूल्य $235 अरब नवंबर 2022 में है, जो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। अदानी समूह भारत 1970 और 80 के दशक में किसी भी भारतीय उद्योगपति के लिए विदेश में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चलाना लगभग असंभव था। गौतम अदानी भारत के ऐसे पहले उद्योगपति बन गए हैं जो देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इसराइल और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं चला रहे हैं। हालांकि टाटा और एयरटेल जैसी भारतीय कंपनियां कई देशों में मोबाइल और वाहनों के कारोबार में हैं, लेकिन विदेश में बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्ट चलाने की कामयाबी अदानी समूह ने हासिल की है। अदानी समूह की वेबसाइट के मुताबिक अदानी ऑस्ट्रेलिया एबट पॉइंट पोर्ट टर्मिनल की मालिक है और इसे चलाती है। ये टर्मिनल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पिछले 35 वर्षों से बड़ी जिम्मेदारी से कोयले का निर्यात कर रही है। इसी तरह अदानी माइनिंग ऑस्ट्रेलिया के विवादित कोमाइकल कोयले की खान और एक रेल परियोजना की मालिक है। अदानी समूह के पास कोलंबो और इसराइल के हाइफा शहर में एक बंदरगाह भी है। अदानी समूह के पास इंडोनेशिया में भी कोयले की खान है। इसके अलावा अदानी समूह के नवीनीकरण योग्य ऊर्जा कारोबार ने स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए अरबों डॉलर की रकम खर्च करने का वादा किया है। अदानी समूह की वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में उसका राजस्व 70,000 करोड़ रुपए का था। अगर आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को टाटा और बिरला ने खड़ा किया था, तो 21वीं सदी में अदानी और अंबानी भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।
अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की तुलना में गौतम अदानी अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। इस वजह से उनकी कामयाबी और भी खास बन जाती है। लेकिन गौतम अदानी के आलोचक कहते हैं कि उनकी ये तरक्की उनके सियासी रिश्तों की वजह से मुमकिन हो सकी है। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में एकाधिकार मोनोपोली कायम किए जा रहे हैं। किसी भी सेक्टर पर नजर डालिए और मैं आपको दो सबसे बड़े एकाधिकारवादी कारोबारियों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। कुछ सांसद अदानी और अंबानी का नाम लेते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट सामने आए थे, लेकिन हमारे भारत की लगभग पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के भीतर डबल वेरिएंट फैल रहे हैं। एक इंसान का मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भारत के सभी बंदरगाहों पर कब्जा है। कुछ सांसद बोलते हैं अदानी सभी हवाई अड्डों पर कब्जा है। बिजली ट्रांसमिशन, खनन, ग्रीन एनर्जी, गैस वितरण, खाने के तेल, भारत में कुछ भी होता है तो हर जगह अदानी जी दिखाई दे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंबानी जी पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स के सेक्टर में हैं। इन कारोबारों में उनका पूरा कब्जा, देश की पूरी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में है। इस राजनीतिक बयान की कुछ बातें बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं, लेकिन इनमें से कई दावे जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं। अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अदानी बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन उन्हें जब भी सरकार से मदद दरकार होती थी तो नरेंद्र मोदी उनकी भरपूर मदद करते थे। चिमन भाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें कच्छ में जमीन दी थी। लेकिन अगर अदानी को सबसे ज्यादा जमीनें किसी ने दी हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और वो भी बेहद सस्ते दाम पर। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो अदानी को हवाई अड्डे और बंदरगाह कतई नहीं मिल पाते। अहमदाबाद हवाई अड्डा जो बहुत मुनाफे में चल रहा था, उसे भी अदानी को दे दिया गया। नवीनाल गांव अदानी के मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ से बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के किसान नारायण गढ़वी कहते हैं कि नवीनाल उन 19 गांवों में से एक है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हुआ था। नारायण गढ़वी को सरकार से ढेर सारी शिकायतें हैं। गढ़वी बताते हैं, लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार या उसके मुखिया उद्योगपतियों के बहुत करीबी हैं। सच तो यह है कि वो लगातार उद्योगपतियों की मदद करते रहते हैं, उन्हें टैक्स में रियायतें देते हैं और सस्ते दाम पर जमीनें आवंटित करते हैं। ये सच है कि गौतम भाई भी उनके सरकार के बहुत करीबी हैं। आप देख सकते हैं कि 2019 से 2021 के बीच कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में खेती और उद्योग पर बुरा असर पड़ा था। कोई विकास नहीं हो रहा था, लेकिन अदानी ने जबरदस्त तरक्की की। ये सच है कि ये सरकार उन्हें बहुत सी रियायतें देती है, जैसे कि हवाई अड्डे, रेल और रेलवे लाइनें। लेकिन गौतम भाई भी साहसी और जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं। गौतम अदानी के दोस्त गिरीश भाई दानी नहीं मानते कि मोदी ने कभी उनके अरबपति दोस्त की मदद की है। गिरीश भाई कहते हैं, हर कोई मोदी जी के बारे में बात करता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मोदी जी ऐसे आदमी नहीं हैं जो किसी से पक्षपात करते हैं। मैं सियासत में नहीं हूं, हो सकता है कि मोदी जी अदानी की कुछ मदद करते हों। आखिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अदानी के आधिकारिक जीवनीकार RN भास्कर उन्हें 2005 से जानते हैं। भास्कर मानते हैं कि उद्योगपतियों को राजनेताओं की उतनी ही जरूरत होती है जितनी नेताओं को कारोबारियों की। ये ऐसा तालमेल है जो हर जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या गौतम अदानी मोदी के उतने ही करीबी हैं जितने किसी और नेता के? इस सवाल के जवाब में भास्कर कहते हैं, जब 2001 में मोदी गुजरात की सत्ता में आए तो अदानी जिस तरह बाकी मुख्यमंत्रियों से दोस्ताना ताल्लुक रखते थे, उसी तरह वो मोदी के भी दोस्त बन गए। मोदी 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में जाहिर है दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी ही होंगी। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जाहिर है कि अदानी से उनका परिचय तो पहले से था। एक दूसरा कारण भी है, जब भी कोई सरकार सियासी, सामाजिक या आर्थिक वजह से कोई काम तुरंत कराना चाहती है तो वो हमेशा ऐसे उद्योगपति को चुनती है जो सबसे असरदार तरीके से उसे लागू कर सके। मैं ऐसा काम किसी ऐसे आदमी को नहीं देना चाहूंगा जो काम खराब करके मेरी बदनामी कराए। गौतम अदानी को ज्यादा रियायतें दिए जाने के आरोपों से कई विवाद भी खड़े हुए हैं। हम इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे अदानी समूह की तरक्की में मील का पत्थर कहा जाता है। इस बंदरगाह की अहमियत बताते हुए RN भास्कर अपनी किताब में लिखते हैं कि गौतम भाई ने अपने करियर का जो सबसे बड़ा कारोबारी सौदा किया वो शायद मुंद्रा पोर्ट से जुड़ा था। वो आगे लिखते हैं कि ये कहा जा सकता है कि मुंद्रा बंदरगाह के बिना अदानी के बहुत से कारोबार तो शायद शुरू ही ना हो पाते।
भास्कर के मुताबिक मुंद्रा बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड MPSEZ के तहत अदानी समूह के पास 15,665 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। इसके अलावा उन्हें अभी लगभग 16,688 एकड़ जमीन और सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। गौतम अदानी और उनके समूह पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह के लिए बाजार भाव से बेहद कम दाम पर जमीन हासिल की। बहुत से मीडिया संगठनों ने अदानी समूह को मिट्टी के मोल जमीन बेचने के लिए उस वक्त की गुजरात सरकार की आलोचना की थी। हालांकि गौतम अदानी ने अप्रैल 2014 में NDTV के साथ इंटरव्यू में इन आरोपों का खंडन किया था। इस इंटरव्यू में गौतम अदानी कहते हैं, मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए जो जमीन दी गई वो उपजाऊ नहीं थी। ये जमीन सस्ते दाम पर हासिल करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अदानी उन आरोपों को भी गलत बताते हैं कि उन्होंने जिस कीमत पर जमीन ली वो बाजार भाव के 1/3 से भी कम थी। गौतम अदानी इस इंटरव्यू में कहते हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं। जब हमने मुंद्रा में अपना काम शुरू किया था तब गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी। 1993 में हमें 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस काम के लिए जमीन आवंटित की गई थी। उस वक्त ये पूरी तरह से बंजर, खराब और पानी में डूबी हुई जमीन थी। अदानी आगे कहते हैं, 1993 में जब हम सरकार के निर्देश पर कच्छ के विकास के लिए वहां गए तो उस वक्त वहां कुछ भी नहीं था। आप इस बात की तस्दीक किसी से भी कर सकते हैं कि जब हम मुंद्रा गए तो जमीन की कीमत महज 400 रुपये एकड़ थी। अगर हमने अपने स्तर पर लोगों से 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन लेने का विकल्प चुना होता तो लोग आसानी से तैयार हो जाते, लेकिन हमने उस वक्त 10 गुना ज्यादा दाम चुकाकर जमीन हासिल की थी। अपनी किताब में RN भास्कर ने भी इन आरोपों का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, सरकार ने ये जमीन बेचकर मुनाफा कमाया। जमीन के मालिकों और नमक के मजदूरों को भी फायदा हुआ। लोगों को जो कीमत मिली उससे वो खुश थे। इसीलिए आज जब आलोचक ये कहते हुए गौतम भाई की आलोचना करते हैं कि उन्होंने सोने सरीखी जमीन मिट्टी के मोल हासिल की, तो वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त उस जमीन का भाव माटी के बराबर ही था। जब BBC ने अदानी समूह को मुंद्रा पोर्ट के विकास के लिए दी गई जमीन का उस समय का बाजार भाव जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत गुजरात सरकार से जानकारी मांगी तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दिलीप पटेल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुजरात की राजनीति के जानकार हैं। वो गौतम अदानी की तूफानी तरक्की का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुंद्रा बंदरगाह को देते हैं। BBC के साथ बातचीत में दिलीप पटेल कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुंद्रा बंदरगाह के लिए जमीन के आवंटन का काम चिमनभाई पटेल की सरकार के समय शुरू हुआ था, लेकिन अदानी को ज्यादा जमीन तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दी गई थी, और वो भी कौड़ियों के दाम पर। अदानी समूह पर मुंद्रा में पर्यावरण के नियम तोड़ने का आरोप भी लगा है। भारत के मीडिया ने जानकारी दी है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने 2013 में मुंद्रा बंदरगाह पर पर्यावरण के नियम तोड़ने पर अदानी समूह पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। लेकिन जब केंद्र में BJP की सरकार आई तो उसने ये जुर्माना रद्द कर दिया। ये जानकारी बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने सूचना के अधिकार के तहत अर्जी दाखिल करके हासिल की थी। मुंद्रा बंदरगाह के करीब स्थित गांव के किसान नारायण गढ़वी ने BBC को मुंद्रा बंदरगाह के करीब स्थित गांव के किसान नारायण गढ़वी ने BBC को बताया, हमने आधुनिकीकरण का विरोध नहीं किया। निश्चित रूप से इससे रोजगार पैदा होंगे और देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये तर्क कि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी कीमत पर स्थानीय मछुआरों के रोजी रोजगार नहीं छीनने चाहिए। हमने इन आरोपों पर अदानी समूह का पक्ष जानने के लिए उनसे ईमेल के जरिए संपर्क किया था, लेकिन अब तक उनका जवाब हमें नहीं मिला है। जब अदानी समूह ने 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उन्हें चलाने के ठेके हासिल किए तो उस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि तब अदानी समूह के पास एयरपोर्ट चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। एक बार फिर अदानी समूह पर आरोप लगे थे कि ठेकों की नीलामी में उसे तरजीह दी गई और अदानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किए गए। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हैं। इन हवाई अड्डों के अधिग्रहण के साथ ही अदानी समूह एयरपोर्ट का संचालन करने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो GMR और GVK समूह से थोड़ा ही पीछे थी। और बाद में GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नियंत्रण हासिल करने के बाद देश के हवाई अड्डों से आने जाने वाले मुसाफिरों के 25% हिस्से पर अदानी समूह का कब्जा हो गया। इसके अलावा अदानी समूह के हवाई अड्डों से होकर देश का 33% एयर कार्गो ढोया जाता है। मीडिया की खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा हवाई अड्डों के प्रबंधन का अधिकार देने के खिलाफ सलाह दी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।
ये आरोप बेहद गंभीर थे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। सरकार ने प्रेस में जारी एक बयान में कहा था, यह आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है कि सरकार ने अपने ही विभागों के ऐतराज पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने अपने बयान में ये बात भी जोर देकर कही कि इस मामले को देखने के लिए बनाई गई समिति ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि किसी कंपनी को दिए जाने वाले हवाई अड्डों की संख्या को सीमित न किया जाए, क्योंकि ये 6 हवाई अड्डे बहुत छोटे हैं और इनसे होकर देश के महज 9.5% हवाई मुसाफिर गुजरते हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस समिति ने ही हवाई अड्डे चलाने के अनुभव की शर्त अनिवार्य न बनाने का फैसला किया था, ताकि बोली लगाने की प्रक्रिया में होड़ और बड़े और हवाई अड्डों के प्रबंधन में किसी एक कंपनी या समूह का एकाधिकार न हो जाए। बीबीसी ने 2005 के सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से इन 6 हवाई अड्डों की नीलामी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने की गुजारिश की थी। भारत के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इस आरटीआई के जवाब में जो दस्तावेज मुहैया कराए थे, उनके मुताबिक सभी 6 हवाई अड्डों की बोली में अदानी समूह ने बोली लगाने वाली बाकी सभी कंपनियों को पछाड़ दिया था। आरटीआई के जरिए हासिल किए गए दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चला कि 6 हवाई अड्डों के प्रबंधन के अधिकार हासिल करने के लिए अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने जो बोली लगाई थी वो 115 से 177 रुपये प्रति पैसेंजर के बीच थी। भले ही अदानी समूह ने हवाई अड्डों की नीलामी में बाकी सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया, लेकिन अगर बोली लगाने में हवाई अड्डे चलाने के पहले से अनुभव की शर्त हटाई नहीं जाती, तो इस नीलामी में अदानी समूह को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड से कड़ी टक्कर मिलने वाली थी। सरकार की हिस्सेदारी वाले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ने भी गुवाहाटी, अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डों के लिए बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी। NIIF की वेबसाइट पर बताया गया है कि वो मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश करती है। इन हवाई अड्डों के लिए NIIF की कई बोलियों की बारीकी से पड़ताल करने पर पता चला कि उसकी और अदानी एंटरप्राइज की बोलियों में 5 से 31 रुपये प्रति पैसेंजर तक का ही अंतर था, यानी NIIF की बोली अदानी से केवल 5 से 31 रुपये प्रति पैसेंजर ही कम थी। इस साल सितंबर में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थीं, तो गौतम अदानी ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद अदानी ने एक ट्वीट में गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाली कोयले पर आधारित बिजली परियोजना शुरू करके 16 दिसंबर 2022 तक वहां से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने की लाइन चालू करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसके साथ ही झारखंड के गोड्डा जिले के बिजलीघर और उससे जुड़े विवाद फिर से चर्चा में आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगे हैं कि अदानी समूह और झारखंड सरकार ने ये बिजलीघर लगाने के लिए तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसानों से उनकी उपजाऊ जमीनें ले लीं। गोड्डा प्रशासन ने 11 पेज का एक नोट जारी किया था, जिसमें सरकार को अदानी समूह की परियोजना के लिए 917 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का सुझाव दिया गया था। स्थानीय किसान और जमीनों के मालिकों ने जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। इन किसानों के वकील सोनल तिवारी ने बीबीसी को बताया कि ये जमीन अधिग्रहण का मामला है। याचिकाकर्ता इस मकसद से अपनी जमीन लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में जमीन अधिग्रहण जनहित के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसका हवाला राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में दिया गया है। मैं इस मामले में किसानों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। झारखंड के मोतिया गांव के रहने वाले 73 साल के रिटायर्ड अध्यापक चिंतामणि साहू ने गोड्डा बिजली घर के लिए जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया था। जब हमने उनसे बात की तो वो निराश नजर आए। उन्हें समय पर इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। चिंतामणि साहू कहते हैं कि किसानों ने हाई कोर्ट में अर्जी भले दे रखी हो, लेकिन कोयले से चलने वाला ये बिजलीघर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। बीबीसी से बात करते हुए चिंतामणि कहते हैं, इस बिजलीघर के लिए हमारी 5 एकड़ पुश्तैनी जमीन ले ली गई और वो भी जनहित का बहाना बनाकर। यहाँ बिजली हमारी जमीन, पानी और सस्ती मजदूरी से तैयार होगी और फिर उसे बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। इससे अदानी और अमीर बनेंगे, इसमें जनहित कहाँ है? चिंतामणि साहू आरोप लगाते हैं कि 2016 में जब जमीन अधिग्रहण के मसले पर बातचीत के लिए पंचायत बुलाई गई थी, तो जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्रामीणों के एक गुट को उसमें शामिल ही नहीं होने दिया गया। अदानी समूह और प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के लिए गांव वालों की सहमति हासिल करने की शर्त का पालन ही नहीं किया। हालांकि कंपनी ने ये जरूर किया कि कागज पर सब कुछ सही हो, ऐसा लगे कि कंपनी ने अधिग्रहण की सभी शर्तें पूरी की हैं। साहू आरोप लगाते हैं कि प्रशासन भी अदानी समूह की मदद कर रहा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 से 2019 के बीच झारखंड में रघुबर दास की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार थी। चिंतामणि साहू आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं, जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वालों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए।
इनमें मेरा नाम भी है। बिजली घर के लिए ली गई ज्यादातर जमीन उपजाऊ थी। मोतिया, डाका, माली और पटवा गांवों की जमीनें ली गई हैं। हमने विरोध किया, मगर कुछ हुआ नहीं। फिर भी मैंने अपना विरोध जारी रखा। मैंने अपनी जमीन के अधिग्रहण की रजामंदी नहीं दी है, न ही मैंने उसके बदले में मुआवजा लिया है। 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत जनहित के मकसद से किसी निजी कंपनी या फिर सरकारी और निजी कंपनी की साझा परियोजना के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है। कानून की धारा 4 में दर्ज प्रक्रिया के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस कानून के तहत जमीन अधिग्रहण किए जाने पर दूसरी अनुसूची के प्रावधान भी लागू होते हैं, जिनके मुताबिक जमीन अधिग्रहण किए जाने से बेदखल होने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि पुनर्वास की योजना पर चर्चा के लिए ग्राम सभा के अंतर्गत एक सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए और उस दौरान उठाए गए सभी ऐतराजों को दर्ज करके जिले के कलेक्टर को सूचित किया जाना चाहिए। बीबीसी ने इस मामले पर झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। जब फोर्ब्स पत्रिका ने सितंबर में गौतम अदानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स घोषित किया, तो वो अचानक पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की होड़ लग गई कि गौतम अदानी की शख्सियत और उनके कारोबार के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जाए। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जब दुनिया में करोड़ों लोग गरीबी के गर्त में चले गए, तो अदानी की संपत्ति में तूफानी रफ्तार से इजाफा हुआ था। लेकिन इस रहस्यमय उद्योगपति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की ये दिलचस्पी उनकी संपत्ति तक ही सीमित नहीं थी। लोग वास्तव में उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है, जिसने 70 देशों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर अपने कारोबार का विस्तार कर लिया और फिर भी वो लंबे वक्त से दुनिया की नजरों से छिपा रह गया। तो आखिर गौतम अदानी कौन है, जिनका दखल हर उस चीज में है जो हम आज इस्तेमाल करते हैं? फिर चाहे वो बिजली हो, बंदरगाह हो या हवाई अड्डे। क्या उनके कारोबार का कोई खास तरीका है, कामयाबी का कोई मंत्र है, या बिजनेस का कोई ऐसा मॉडल है जो शर्तिया कामयाबी दिलाता है, जिसने 1970 के दशक में हीरे के एक मामूली व्यापारी रहे शख्स को इस हैसियत में पहुंचा दिया, जहां वो मुकेश अंबानी के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले मुख्य किरदार बन गए हैं। 60 बरस के गौतम अदानी ने मीडिया को बहुत कम इंटरव्यू दिए हैं और सार्वजनिक भाषण तो उन्होंने और भी कम दिए हैं। गौतम अदानी कॉर्पोरेट जगत की चमक दमक और ग्लैमर से दूर रहते हैं। वो खुद के प्रचार से बचते हैं। हमने उन्हें इंटरव्यू देने के लिए एक गुजारिश की थी, लेकिन हमें ये बताया गया कि गौतम अदानी के पास अगले कुछ महीनों तक वक्त नहीं है। गौतम अदानी आमतौर पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग के जरिए ही बात करते हैं। गौतम अदानी के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी रिसर्चर और पत्रकार आर.एन. भास्कर की किताब से ही मिल पाती है। जब हमने भास्कर से पूछा कि आखिर गौतम अदानी के बारे में कुछ विवादित सौदों से इत्र कुछ ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है, तो आर.एन. भास्कर इस सवाल के जवाब में 2 बातें बताते हैं। पहला ये कि गौतम अदानी को मीडिया कवरेज की बहुत ज्यादा परवाह नहीं। वो शर्मीले हैं और किसी अन्य कारोबारी की तरह दिखावा नहीं करते। गौतम भाई इंटरव्यू देने में हिचकिचाते हैं और उनकी तस्वीरें लेनी हो तो उन्हें मजबूर करना पड़ता है। भास्कर आगे कहते हैं, दूसरा कारण ये है कि जब आप गौतम अदानी जैसे शख्स हो तो आप अपनी हर रणनीति के बारे में बात नहीं करते। इसके लिए सब्र की जरूरत होती है। इसमें कई बरस लग जाते हैं। अहमदाबाद के जिस इलाके में अदानी परिवार की दुकान थी, वहां दिनेश वोरा की भी कपड़ों की थोक दुकान है। दिनेश वोरा की शोहरत की वजह यह है कि उनकी चचेरी बहन प्रीति गौतम अदानी की पत्नी है। वो कहते हैं कि शादी के वक्त गौतम अदानी में ऐसी कोई असाधारण काबिलियत नहीं नजर आई थी कि एक दिन वो इतने बड़े कारोबारी हो जाएंगे। दिनेश वोरा का अदानी परिवार से मिलना जुलना अब बहुत कम होता है। वो कहते हैं, हम अब वहाँ बहुत कम जाते हैं। हम सिर्फ शादी ब्याह और दूसरे पारिवारिक आयोजनों में ही उनके यहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हमें खुद लगता है कि बिना मतलब के वहाँ जाएंगे तो उनका वक्त ही बर्बाद करेंगे। गौतम अदानी की तरह उनके करीबी दोस्त अब भी अहमदाबाद में रह रहे हैं, जो अब एक बड़ा शहर बन चुका है। लच्छू भाई के नाम से पुकारे जाने वाले लक्ष्मण चौधरी हमसे मुलाकात होने पर सबसे पहले बड़े गर्व से ये बताते हैं कि वो गौतम अदानी के पुराने दोस्त हैं। वो कहते हैं, मैं गौतम भाई को 40 साल से यानी 1982 से जानता हूँ। जब हमने लच्छू भाई से पूछा कि क्या नौजवानी के दिनों में गौतम अदानी में उन्हें कुछ ऐसा नजर आता था कि एक दिन वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, जवाब में लक्ष्मण चौधरी कहते हैं, शुरू से ही उनकी सोच बड़े लोगों से नजदीकी बढ़ाने, अच्छे रिश्ते बनाने की रही थी।
जब बात काम के प्रति ईमानदारी की हो तो उनके जैसा कोई और नहीं था। कारोबार और जिंदगी के बेहतर अनुभव के लिए गौतम अदानी मुंबई चले गए थे। वहां वो हीरे के कारोबार से जुड़ गए। तब गौतम अदानी प्रसाद चैम्बर्स नाम की एक बहुमंजिला इमारत में काम करते थे। वो इमारत आज भी मुंबई के बेहद व्यस्त ओपेरा हाउस इलाके में शान से खड़ी है। स्कूल में गौतम अदानी एक औसत छात्र थे। उनका दिल पढ़ाई से ज्यादा कारोबार में लगता था, इसलिए कॉलेज में पहला साल पूरा करने के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी थी। क्या उस वक्त उनमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के कोई लक्षण दिखते थे? क्या उनके पास पैसे कमाने का कोई हुनर छुपा हुआ था? आर.एन. भास्कर कहते हैं, वो किसी भी दूसरे सामान्य बच्चे की तरह ही थे, लेकिन किसी भी क्रिएटिव बच्चे की तरह उनमें जबरदस्त ऊर्जा थी और जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा है कि बचपन से ही वो तूफानी थे। जब मैं उनके भैया और भाभी से मिला तो उन्होंने बताया कि गौतम तो हमेशा से एक तूफानी बच्चा था और उसका बचपन उधम मचाने में गुजरा था। भास्कर आगे कहते हैं कि गौतम अदानी का ध्यान बस एक ही चीज पर था, यानी कारोबार पर। वो बताते हैं कि किशोर उम्र में गौतम अदानी अपनी उम्र के बाकी लोगों से इस तरह से अलग थे कि वो फिल्मी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते थे। उनके जहन में हमेशा सवाल कुलबुलाते रहते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, काम कैसे हो सकता है। गौतम अदानी गुजरात के एक औसत मध्यम वर्गीय जैन परिवार से आते हैं। उनके पिता कपड़े के एक छोटे से कारोबारी थे। वो उत्तरी गुजरात के भीड़ और धूल भरे कस्बे थराद के रहने वाले थे। आज भी वहां पर अदानी परिवार का पुश्तैनी घर मौजूद है। अब उस घर की देखभाल आनंद बारोट करते हैं। खुशी से चहकते हुए बारोट ने हमें बताया कि गौतम अदानी यहाँ 7-8 महीने पहले अपनी टीम के साथ आए थे। उन्होंने हमसे बातें की और ड्रोन कैमरे से इमारत की तस्वीरें ली। गौतम अदानी के अपने पुश्तैनी घर जाने की खबर की पूरे थराद कस्बे में खूब चर्चा हुई, क्योंकि उसके कई महीने बाद जब हम वहां पहुंचे तो हर कोई उनके इस नायाब दौरे की बात करने में सबसे अधिक दिलचस्पी दिखा रहा था। थराद में एक जैन मंदिर है। वहां के पुजारी ने बड़े गर्व से बताया कि गौतम ने वहां दर्शन और पूजा करने के लिए 1 घंटे बिताए थे। अपना परिचय गौतम अदानी के भतीजे के तौर पर कराने के बाद सुरेश हीरालाल अदानी ने हमें बताया कि जिस दिन गौतम भाई थराद आए थे तो वो कस्बे से बाहर थे। सुरेश ने कहा, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। मैं कस्बे से बाहर था और जब मैंने सुना कि अदानी मेरे पुश्तैनी घर आए हैं तो मैं अगले दिन भागकर पहुंचा, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। मैंने उनसे अहमदाबाद में मिलने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुरेश हीरालाल गौतम अदानी के उन गिने चुने रिश्तेदारों में से हैं जिन्होंने अपना पुश्तैनी कस्बा कभी नहीं छोड़ा और गरीबी से भी उनका पीछा नहीं छूटा है। थराद पुराने भारत की नुमाइंदगी करता है। गड्ढों वाली सड़कें, रिहायशी मकानों की बेतरतीब कतारें और उसकी संकरी सड़कों पर बेलगाम दौड़ता ट्रैफिक। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अदानी ने भले ही तड़क भड़क वाले कई शहर और शीशे की चमकीली ऊंची इमारतें बनाई हैं, लेकिन थराद कस्बे की तस्वीर उसके ठीक उलट है। स्थानीय लोग कहते हैं कि गौतम अदानी ने उनके यहाँ एक मंदिर बनवाने का वादा किया है और पानी की एक टंकी बनवाई है। इसके लिए वो अदानी के शुक्रगुजार हैं। हालांकि कस्बे के बाशिंदों की ख्वाहिश है कि गौतम अदानी उनके कस्बे को एक आधुनिक शहर के तौर पर विकसित करें। गौतम अदानी के पिता शांतिलाल अदानी ने थराद कस्बा छोड़ दिया था और वो अहमदाबाद में बस गए थे। गौतम अदानी 1962 में अहमदाबाद में ही जन्मे। उनके 7 भाई बहनों और उनके बच्चों का परिवार एक दूसरे के बेहद करीब है और अदानी समूह का हिस्सा है। अदानी के एक भाई दुबई में रहते हैं। गौतम अदानी के दोस्तों और परिजनों से बात करने पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक नौजवान के तौर पर औसत व्यक्ति के तौर पर ही जाने जाते थे और उनमें कोई अनूठी बात नहीं दिखती थी, लेकिन अपनी युवावस्था में भी अदानी की निगाह ऊंचे मकसद पर रहती थी और वो हमेशा अगले बेहतर मौके की तलाश में रहा करते थे। उनकी ये खूबियां उस वक्त खुलकर सामने आईं जब वो मुंबई से अहमदाबाद लौटे और अपने बड़े भाई मनसुख भाई अदानी के प्लास्टिक का व्यापार करने वाली कंपनी इजी पैकेजिंग से जुड़ गए। आर.एन. भास्कर कहते हैं, गौतम भाई सिर्फ व्यापार करके खुश नहीं थे। अपने भाई के धंधे से जुड़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस कारोबार को बढ़ाया। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्होंने सप्लाई के सस्ते से सस्ते स्रोत की तलाश की। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि माल के असली सप्लायर कौन है। फिर वो उनसे मिलने विदेश गए और भारी मात्रा में सामान खरीदा। गौतम अदानी को पता था कि वो ये माल भारत में कई लोगों को बेच सकते हैं। उनमें जोखिम लेने का साहस था, लेकिन इस साहस के साथ जुड़े खतरों से निपटने का हुनर भी उन्हें खूब आता था। 1986 में जब गौतम 24 बरस के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। अदानी की पत्नी प्रीति अदानी एक डेंटिस्ट हैं। वो भी जैन समुदाय से आती हैं और उनके पिता से अदानी परिवार की अच्छी जान पहचान थी।
गौतम के दोस्त लच्छू भाई कहते हैं कि शादी का इंतजाम उन्होंने ही किया था। लच्छू भाई कहते हैं, शादी की सारी व्यवस्था मैंने ही की थी। वो शुरुआती दिन थे, तो शादी में कोई तड़क भड़क नहीं थी। शादी में परिवार के नजदीकी लोग और दोस्त ही शामिल हुए थे। ये एक पारंपरिक जैन शादी समारोह था। उस समय तक गौतम अदानी का इंपोर्ट का धंधा खूब चल निकला था और वो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे थे। 1988 से 1992 के दौरान गौतम अदानी का इंपोर्ट का कारोबार 100 टन से कई गुना बढ़कर 40,000 टन पहुंच गया था। जल्दी ही अदानी ने निर्यात में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया और बहुत जल्द वो बड़े एक्सपोर्टर बन गए, जो लगभग हर सामान का निर्यात करते थे। एक व्यस्त एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के तौर पर गौतम अदानी अक्सर बंदरगाह पर सामान उतारने और चढ़ाने में बेवजह की देरी और अकुशलता को भुगत चुके थे। इससे उन्हें हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। इसी वजह से उन्होंने अपना निजी बंदरगाह बनाने का फैसला किया, जो उन्होंने मुंद्रा में बनाया। ये वो वक्त था जब भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो रहा था। गुजरात सरकार ने निजी कारोबारियों की मदद से 10 बंदरगाह विकसित करने का फैसला किया था। इसमें मुंद्रा भी शामिल था। मुंद्रा बंदरगाह की गहराई पड़ोस के सरकारी बंदरगाह कांडला से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कुदरती तौर पर यहां बड़े जहाज आ जा सकते थे। गौतम अदानी के कारोबार के विस्तार में मुंद्रा बंदरगाह मील का एक पत्थर साबित हुआ। गौतम अदानी के बचपन के दोस्त गिरीश भाई के शब्दों में कहें तो उन्होंने मुंद्रा में बंजर जमीन खरीदी थी। आज वो जन्नत में तब्दील हो चुकी है। बंदरगाह बनने के बाद वहां 2014 में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। आज वहां कारोबारी गतिविधियों की भरमार है और अदानी पावर, टाटा पावर और अदानी विल्मर जैसी कई कंपनियां वहां सक्रिय हैं। जब हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस के आसपास के गांवों का दौरा किया, तो ये बात बिल्कुल साफ दिखी कि वहां मानो अदानी की हुकूमत है। वहां उन्हीं का फरमान चलता है। जब हमने कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि अदानी के आदमी उन्हें हमसे बात करते हुए देखें। यहाँ इस बात का जिक्र करना उपयोगी होगा कि मुंद्रा पहुंचने से पहले हमने एक चर्चित स्थानीय कार्यकर्ता से संपर्क किया था। उस व्यक्ति ने पहले यहाँ बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। हमने उस व्यक्ति से गुजारिश की थी कि वो हमारा परिचय कुछ ऐसे गांव वालों से कराए जिन्हें हो सकता है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई शिकायत हो। इसके बजाय उसने हमारी बातचीत रिकॉर्ड करके अदानी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग को सौंप दी। उस विभाग के पास ऐसे लोगों की अपनी एक लिस्ट थी। वो चाहते थे कि हम उन्हीं लोगों से बात करें। हमने एक और एक्टिविस्ट से मुलाकात की। वो हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हुआ, हालांकि उसने हमें कुछ दस्तावेज जरूर दिए। निश्चित रूप से वहां ऐसा माहौल था मानो अदानी के मामले में कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। हालांकि एक और स्थानीय किसान नारायण गढ़वी ने हमसे बातचीत का साहस दिखाया और मजबूती से अपना पक्ष भी रखा। नारायण गढ़वी कई वर्षों से किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। वो बताते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में 19 गांव जोड़े गए थे। उनका इस्तेमाल आसपास के किसान अपने जानवर चराने के लिए करते थे। नारायण गढ़वी कहते हैं कि 1960 और 1970 के दशक में स्थानीय और राज्य सरकारों ने ये जमीनें किसानों को दी थीं। वो आरोप लगाते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए उनकी सारी की सारी जमीनें छीन ली गईं और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया। हालांकि बात में थोड़ी नरमी लाते हुए नारायण गढ़वी आगे कहते हैं, अदानी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित किया है। यहाँ बहुत सारी कंपनियां आई हैं। यहाँ टाटा की भी एक बिजली परियोजना है जो एक अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है। हम इन कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं। हमारी एक ही मांग है कि सरकार या अदानी या तो हमारे जानवरों के लिए चारा दे या हमारी जमीन लौटा दे, या फिर सरकार हमें जानवर चराने के लिए अलग से जमीन दे।